तो रिवर्स इंसैनिटी के पार्ट 3 में तुम सभी लोगों का बहुत ही ज्यादा स्वागत है। तो रिवर्स इंसैनिटी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे सेनकी और फैंग युआन को थोड़ा सा सेड्यूस करने के लिए आई थी ताकि वो उसे फिर से वापस फैमिली में ले जाए और उसका अंकल और आंट उसका जमीन को हड़प ले। पर फैंग युआन तो एक ट्रांसमिग्रेटर था, इसलिए उसको सब कुछ पता था, इसलिए वो सेंक्यूअर का गला पकड़ लेता है और फैंग युआन उसे धमका के वहां से भेज देता है। उसके बाद फैंग युआन फिर से अपने होटल में जाता है और वहां पर जाके वो थोड़ा सा वाइन को खरीदता है और फिर से जंगल में जाके वहां पर वो लिक्विड वर्म को ढूंढने के लिए वो वाइन को डालता है। पर अभी उसे लग रहा होता है कि वो लिक्विड वर्म नहीं आने वाला, इसलिए फैंग युआन वहां से जाने वाला होता है। पर तभी उसके सामने बहुत ही ज्यादा रोशनी आती है और जैसे ही वो पीछे देखता है वो लिक्विड वर्म को देखता है और उसके बाद फैंग युआन उस लिक्विड वर्म को थोड़ा सा चेस करता है और वो लिक्विड वर्म फैंग युआन को वाइन वर्ल्ड मॉन्क के डेड बॉडी के पास ले जाके छोड़ देता है। और जब फैंग युआन को उसकी बॉडी मिलती है तब फैंग युआन को पता चलता है कि उनका जो पहले वाला लीडर था वो एक बहुत ही ज्यादा फ्रॉड वाला बंदा था। उसने कभी भी वाइन ओल्ड मॉन्क को नहीं हराया था, बल्कि वो तो उसका कुत्ता बनने वाला था। पर लास्ट में उसने धोखे से ओल्ड मॉन्क को मार दिया था और उसने पूरे अपने माउंटेन में ये बात घुमा के बताई थी कि उसने उसको पॉइजन करके मार दिया है। पर हाँ, उसने भी उसको मार दिया था। और ये सब देखने के बाद और उसके इनहेरिटेंस लेने के बाद फैंग युआन फिर से अपने होटल में आ जाता है और वहां पर आके वो थोड़ा सा कल्टीवेट करता है। और उसके बाद अगला दिन होता है जहां पर फैंग जेंग फैंग युआन से लड़ने के लिए आता है, बिकॉज फैंग युआन ने सेनक्यूर को मारा था और फैंग युआन अपने भाई को भी मारता है और उससे अपने सारे के सारे रिश्ते नाते को खत्म कर देता है। और उसी रात को फैंग युआन उस लिक्विड वर्म को भी कल्टीवेट कर रहा होता है, पर तभी वो लिक्विड वर्म फैंग युआन के अंदर चला जाता है और तब फैंग युआन को पता चलता है कि वो लिक्विड वर्म चिंकू सिखाड़ा है। हाँ, वही चिंकू सिखाड़ा जिसकी मदद से वो 500 साल पहले वापस आ चुका है। और उसके बाद फैंग युआन अपने मूनलाइट गू को भी अवाकन करता है और वो उस एल्डर के पास जाके उससे अपना रिवार्ड भी लेके आता है। और अगले दिन जब फैंग जेंग अपना रिवार्ड लेने के लिए आता है तब उसे पता चलता है कि फैंग युआन पहले ही फर्स्ट आ चुका है और वो सेकंड आ चुका है, जिसकी वजह से फैंग जेंग की बहुत ही ज्यादा जलती है और मैच में भी फैंग युआन फैंग जेंग से बहुत ही अच्छे नंबर लाता है। इसीलिए पिछले पार्ट के लास्ट में फैंग जेंग ने बोला था कि ये बंदा चीटिंग कर रहा है और फैंग जेंग को एक रीमैच चाहिए। तो आज का पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां पर फैंग जेंग अभी अपने क्लैन लीडर को बोल रहा होता है कि फैंग युआन आखिर 8 पॉइंट कैसे ला सकता है, उसका भी 7 पॉइंट ही आया है। और वो क्लैन लीडर फैंग युआन की ये बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि आखिर इसके साथ मामला क्या है, आखिर ये इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है, ये हमारे क्लैन का फ्यूचर होप है तो इसको इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए। पर ये सब सोचने के बाद वो एल्डर अभी फैंग जेंग को दिखाता है कि उस डमी के गले में 2 कट पड़े हैं, इसका मतलब फैंग युआन ने फैंग जेंग को हरा दिया है। और फैंग जेंग तो ये सब सुनने के बाद भी उसको विश्वास नहीं हो रहा होता कि आखिर वो फैंग युआन से कैसे हार गया। पर तभी फैंग युआन उसके पास आता है और उसे बोलता है, कितने अगली एक्सप्रेशन है, तू आखिर कितना ज्यादा बेवकूफ है यंगर ब्रदर। और ये सुनने के बाद अभी फैंग जेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो फैंग युआन को बोलता है, डैम इट, आखिर क्यों तुम मेरा हमेशा पाथ को ब्लॉक करते हो। और फैंग युआन अपने भाई से ऐसा सुनने के बाद सोचता है, हेट्रेड, जेलेसी, पिछले लाइफ में जब मैंने तुम्हें सरपास कर दिया था तब भी तुमने ऐसा ही एक्सप्रेशन दिखाया था। और ये सोच के फैंग युआन वहां से चला जाता है और जाते जाते भी फैंग युआन अभी बोलता है कि ये स्प्रिंग लाइट कितना ज्यादा एन्चेंटिंग है, इसका मतलब कि आज का दिन कितना मस्त जा रहा है, यही बोल रहा है फैंग युआन। उसके बाद क्लैन लीडर फैंग युआन को उसका रिवार्ड देता है फर्स्ट आने के लिए और बाकी लोग तो अभी यही बात कर रहे होते हैं कि साला ये फैंग युआन फिर से फर्स्ट आ गया, आखिर ये फैंग जेंग कुछ करने वाला भी है। और ये सोचने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम के ऊपर जहाँ पर वो एल्डर अभी सारे के सारे स्टूडेंट को बोल रहा होता है, तो आज से मैं तुम लोगों को ये सिखाने वाला हूँ कि तुम लोग अपना कल्टीवेशन को कैसे बढ़ा सकते हो। तुम्हारा कल्टीवेशन जितना ज्यादा हायर होगा तुम्हारा प्रीमियर एसेंस भी उतना ज्यादा कंडेंस होगा। और तुम लोग भी इस क्लास को अटेंड किए हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है, तो तुम लोगों को ये भी पता ही होगा कि तुम्हारा गू आखिर किस नेचर का है। एक ए रैंक 1 गू मास्टर का प्रीमियर एसेंस का कलर ग्रीन कॉपर होता है और एक रैंक 2 गू मास्टर का आयरन रेड प्रीमियर एसेंस जैसा कलर होता है और जो रैंक 3 के गू मास्टर होते हैं उनका व्हाइट सिल्वर प्रीमियर एसेंस होता है। और जितना टाइम तुम अपने कल्टीवेशन को हायर लेवल पे लेके जाते हो तुम्हारा कंडेंस का पावर ऐसे ही बढ़ता रहता है। और तुम लोगों को ये बात जानना पड़ेगा कि तुम्हारा जो गू है वो तुम्हारा एक टूल है जो कि तुम्हें कल्टीवेशन को बढ़ाने में मदद करता है। और जब तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तब तुम बहुत ही ताकतवर गू को कल्टीवेट भी कर सकते हो। और तुम लोगों का एग्जाम शुरू होगा 3 महीने के बाद, जहां पर हम लोग देखेंगे कि तुम लोग में से कौन सा बंदा पहले मिडिल स्टेज तक पहुंचता है और जो भी मिडिल स्टेज तक पहुंचेगा उनको 30 स्पिरिचुअल स्टोन्स मिलेंगे। और उसी रिजल्ट को देख के हम लोग ये भी डिसाइड करेंगे कि इस क्लास का लीडर कौन होगा और यहाँ का वाइस लीडर भी कौन होगा। तो तुम लोगों को अभी समझ आ गया होगा कि 3 महीने के बाद यहाँ पर एक एग्जाम स्टार्ट होने वाला है जहां पर जिसका पावर जितना ज्यादा हाइयर होगा वो इस क्लास का लीडर बनेगा और जिसने सबसे पहले अपना मिडिल स्टेज तक पहुंच गया उनको 30 स्पिरिचुअल स्टोन्स मिलेंगे और हमें पता है कि वो सब फैंग युआन को ही मिलने वाले हैं। उसके बाद लीडर ये सब बोल के वहां से चला जाता है और फैंग युआन अभी दरवाजे के सामने खड़ा होता है, जो देखने के बाद अभी दो स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं कि आखिर फैंग युआन उस दरवाजे के सामने क्या कर रहा है। और दूसरा बंदा अभी बोल रहा होता है कि अबे हमें क्या यार, वो किसी के लिए वेट कर रहा होगा, चल यार हम लोग यहाँ
यहाँ से निकलते हैं। पर फेंगयुन तभी उसे बोलता है कि तुम लोगों को अगर दूसरे क्लासेस में जाना है तो तुम लोगों को मुझे पैसा देना पड़ेगा, और अगर तुम लोग मुझे पैसा नहीं दोगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। पर वो दोनों बंदे ये धमकी सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा चिल में होते हैं और वो लोग फेंगयुन को बोल रहे होते हैं, साला ये बंदा हमेशा इसके शकल में एक ही एक्सप्रेशन होता है और जब भी इस बंदे को मैं देखता हूँ ना मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। साला ये बस एक थर्ड क्लास का टैलेंट है और बातें फर्स्ट क्लास वाली करता है। और ये बोल के वो लोग फेंगयुन को इग्नोर करके वहां से जा रहे होते हैं और जाते हुए एक बंदा उसे बोलता है कि एक बच्चा वो भी बिना पेरेंट्स का वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। और दूसरा बंदा अभी फेंगयुन को बोल रहा होता है कि फेंगजेंग भी एक ट्रैश ही है, वो साला फर्स्ट क्लास का होके भी एक थर्ड क्लास के साथ हार रहा है। और अभी फेंगयुन सोच रहा होता है कि एक गू मास्टर को भी रिसोर्सेज की जरूरत होती है। और ये बोल के फेंगयुन उस बंदे के मुंह के ऊपर मारता है और उसे बोलता है और वो रिसोर्सेस है स्पिरिचुअल स्टोन। और ये देखने के बाद अभी शिकामारू जैसा बंदा फेंगयुन को बोल रहा होता है कि तू आखिर कर क्या रहा है, तूने आखिर इसको क्यों मारा। और वो बंदा तो अभी भी बोल रहा होता है कि इसने मेरे हैंडसम फेस के ऊपर मारा है, इसको मत छोड़ो। पर तभी फेंगयुन उस शिकामारू जैसे बंदे को बोलता है कि मैं तुझसे ज्यादा नहीं बोल रहा, अगर तुझे इस गेट से उधर जाना है तो तुझे मुझे एक स्पिरिचुअल स्टोन देना पड़ेगा, और ये मैं तुझसे मांग नहीं रहा, ये मैं तुझे बता रहा हूँ। और वो बंदा जिसने ये बोला ना कि उसने मेरे हैंडसम फेस में मारा, तो पहली बात भाई तू हैंडसम बिल्कुल भी नहीं है, और दूसरी बात फेंगयुन ने जो तेरे मुंह पे मारा उससे तेरे सामने के दो दांत तो टूट ही गए होंगे। हाँ मुझे पता है कि बहुत ही ज्यादा लेम जोक था और अभी मैं जोक नहीं मारूंगा, मैं सीधा सिर्फ कहानी में ही जो है ध्यान दूंगा। और फेंगयुन ऐसे ही बहुत सारे बंदों से स्पिरिचुअल स्टोन लेता है, जो देखने के बाद अभी एक बंदे का दिमाग सड़क जाता है और वो अभी फेंगयुन को बोल रहा होता है, साले तेरे पास इतना हिम्मत है कि तू मेरे सामने चोरी कर रहा है, क्या तुझे पता नहीं है क्या कि मैं इस स्कूल का 3 में से एक बॉस हूँ। और बाकी स्टूडेंट को तो अभी ऐसा लग रहा होता है कि ये साला फेंगयुन अभी तो ये पिटेगा, पर तभी फेंगयुन उसके अंडों में मार देता है और ये खाने के बाद वो बंदा वहीं पर ही गिर जाता है। और ये देखने के बाद बाकी लोग बोलते हैं कि उसने हमारे बॉस को गिरा दिया है, उसको छोड़ना मत। और फेंगयुन भाई तुम जितने भी रूथलेस हो, मैं तुम्हें उस बात पे डिफेंड कर सकता था, पर तुमने जो अभी हरकत किया इस बात पे भाई मैं भी डिफेंड नहीं कर सकता इसको। और इतने सारे बंदे देखने के बाद भी फेंगयुन नहीं डरता और फेंगयुन भी उनके ऊपर चार्ज करता है। और अभी बाकी बंदे तो बोल रहे होते हैं कि फेंगयुन को छोड़ना मत, पर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है दूसरे बंदे के ऊपर, जहां पर एक बंदा अभी दूसरे बंदे को बोल रहा होता है कि बाहर एक बहुत ही खतरनाक फाइट हो चुका है और बाकी लोग बोल रहे हैं कि फेंगयुन उनको बहुत ही कुत्ते की तरह मार रहा है। जो सुनने के बाद उसका दोस्त ही बोलता है क्या सच में, चल 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 भाई जाके देखते हैं। और जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं हम लोगों को दिखाया जाता है कि फेंगयुन मैसेगर में चला गया है। फेंगयुन एक बंदे के पंच से बचता है और उसके मुंह के ऊपर लात मारता है और थोड़ी देर में फेंगयुन उन सारे के सारे बंदों को हरा देता है। जो देखने के बाद एक बंदा बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, पर वो लीडर जिसका फेंगयुन ने पहले अंडा फोड़ दिया था वो बंदा अभी बोल रहा होता है कि फेंगयुन चाहता है कि हम लोग सरेंडर कर दे और हमारे पास जितना भी स्पिरिचुअल स्टोन है हम लोग उसको फेंगयुन को दे दे। पर फेंगयुन तभी उसके पेट में लात मारता है और सारे के सारे लोगों को बोलता है सब लोग सरेंडर कर दो और सारे के सारे लोग मुझे एक एक स्पिरिचुअल स्टोन दो, और अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। पर बाकी बंदे फेंगयुन की बातें नहीं मानते और फेंगयुन उनके साथ क्या करने वाला है, ऑफ कोर्स फेंगयुन उनकी कुटाई करता है। जो देखने के बाद अभी तो लड़कियां बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फेंगयुन अभी भी उन्हें बोल रहा होता है मैं अगली बार नहीं पूछने वाला, सरेंडर कर दो या फिर मुझसे मार खाओ और मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल स्टोन को ले जाऊंगा। और ये सब होते हुए वो लीडर अभी ऊपर से देख रहा होता है और वो लीडर अभी बोल रहा होता है ऊपर से देख के ऐसा लग रहा है कि उसने सिंगल हैंडली अपने सारे के सारे क्लास मेंबर को हरा दिया है, इसके पास बैटल करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा टैलेंट है। पर तभी वहां पर उस एल्डर का सर्वेंट आता है जो कि उस एल्डर को बोलता है कि एल्डर बहुत ही ज्यादा बुरी बात हो चुकी है, फेंगयुन ने सारे के सारे बच्चों को लूट लिया है और मास्टर क्या आप उसको जाके रोकने नहीं वाले। पर वो लीडर ये सब देखने के बाद भी अपने सर्वेंट को बोलता है क्या मैं उसको रोक दूं, आखिर मैं उसको क्यों रोकूं, ये शो अभी ही स्टार्ट हुआ है और मैं इसका क्लाइमैक्स को देखना चाहता हूँ। और लीडर के बोलने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एक दूसरे बंदे के ऊपर जो कि अभी फेंगयुन को बोल रहा होता है साले अब मैं तेरे साथ लड़ूंगा, पर फेंगयुन उस बंदे के गले में मार के उसे बेहोश कर देता है। जो देखने के बाद बाकी लड़कियां तो अभी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो अभी फेंगयुन को बोल रही होती है कि हमारे पास मत आना, और अगर तुम हमारे पास आए तो हम लोग मून ब्लेड का यूज करेंगे और तुम्हें काट देंगे। और देखो वो लोग बता भी किसको रहे हैं, फेंगयुन को, जिसने थोड़ी देर पहले टेस्ट में एक न्यू रिकॉर्ड को सेट किया है जिसको अभी तक कोई भी सेट नहीं कर पाया। पर फेंगयुन अभी बहुत ही कामली उन लड़कियों को बोलता है कि एकेडमी में उन लोगों ने हम लोगों को मूनलाइट ब्लेड को यूज करने से रोका हुआ है और अगर तुम लोग मून ब्लेड का यूज करोगे तो तुम लोग यहाँ से सीधा एक्सपेल हो जाओगे, और क्या तुम इसके बारे में भूल गए। और ये बोलते हुए फेंगयुन उन दो लड़कियों को बेहोश कर देता है। और हाँ वो जो लेफ्ट साइड में तुम लोग दो लड़कियों को देख रहे हो ना वही दो लड़कियां हैं ये दोनों। और तीसरी लड़की तो ये सब देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो अभी फेंगयुन को बोल रही होती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, पर फेंगयुन उसे बोलता है कि मेरा एक स्पिरिचुअल स्टोन। जो सुनने के बाद वो लड़की इतना ज्यादा डर जाती है
है कि वो सारा का सारा स्पिरिचुअल स्टोन फेंग युआन को दे देती है। और हम लोगों को तो पता है कि फेंग युआन कितना ज्यादा काइंड है, इसीलिए फेंग युआन उससे सिर्फ एक ही स्पिरिचुअल स्टोन लेता है और वो उस लड़की को बोलता है कि मैंने बस एक ही स्पिरिचुअल स्टोन मांगा था, इसीलिए तुम बाकी को रख सकती हो, ताकि अगले दिन फिर से उससे एक स्पिरिचुअल स्टोन लेना है ना उसे। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है लीडर के ऊपर, जहाँ पर वो सर्वेंट अभी भी लीडर को बोल रहा होता है, लीडर क्या वो बच्चा बहुत ही ज्यादा एरोगेंट नहीं हो चुका है, उसने साला सारे के सारे बच्चों को अटैक किया और आप बस हमें ऑर्डर दीजिए, हम लोग अभी जाएंगे और उसको सीधा जाके पकड़ लेंगे। पर वो लीडर अभी अपने सर्वेंट को बोलता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, सारे की सारी चीजें अंडर कंट्रोल में है, तुम क्या देख नहीं पा रहे कि इससे स्टूडेंट बहुत ही जल्दी ग्रो होंगे। फेंग युआन एक नेचुरल बोर्न फाइटर है, पर उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा बुरा है कि वो सिर्फ एक थर्ड क्लास का टैलेंट है। पर अभी भी उसका सर्वेंट उसे बोल रहा होता है, पर वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट एक्ट कर रहा है, जो सुनने के बाद अभी उस लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसे बोलता है कि तू आखिर क्यों बोल रहा है, तेरा सरनेम तो ग्यू भी नहीं है, तू साला खुद को समझता क्या है, तुम सारे के सारे लोग बस सर्वेंट हो जिनके पास थोड़ा सा लक था, इसीलिए वो लोग अभी गार्ड के पोजीशन में है। और ये मत भूलो कि तुम सारे के सारे लोग कुछ भी नहीं हो, तुम लोग बस कुछ स्लेव्स हो, और वो बच्चे जिनके नाम में ग्यू आता है वो लोग तुम्हारे मास्टर्स है। और आखिर तुम हरामखोर सर्वेंट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने मास्टर के बारे में कुछ ओपिनियन दे रहे हो। जो सुनने के बाद उन सारे गरीब की फट जाती है और वो लोग उस लीडर से माफी मांगते हैं। और अभी मैं तुम लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो ये नीले कपड़े वाले चोर है ना, ये लोग ज्यादा कुछ नहीं है, ये लोग बस स्लेव्स है। और जो ग्यू माउंटेन में रहते हैं ना, वहाँ के सिटीजन, उन सारे के सरनेम में ग्यू आता है और इनके सरनेम में ग्यू नहीं आता, बिकॉज दे आर स्लेव्स, इनको खरीदा गया है। और जिनके भी नाम में ग्यू आता है ना, भले ही वो अंधा हो, काना हो, लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, वो लोग उनके मास्टर्स है। और अपने मास्टर के बारे में सर्वेंट ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई हम लोग जाएंगे उसको चुटकी पकड़ के पकड़ लेंगे, आप बोले तो हाँ यही बात था। इसलिए उस लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था कि आखिर एक सर्वेंट अपने मास्टर के बारे में ऐसा कैसे बोल रहा है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम बीतता है और अभी हम लोग फैंगजिंग को देखते हैं, जो कि ये सब देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक होता है। और फैंगजिंग अभी अपने भाई को बोल रहा होता है कि ये सारे के सारे लोग हमारे क्लासमेट है, आखिर तुम इन्हें ऐसे कैसे मार सकते हो। पर फैंगयुआन अभी अपने भाई को भी बोलता है कि सारे लोग मुझे एक स्पिरिचुअल स्टोन देंगे, अदरवाइज अगर तुम लोग मेरी बात नहीं माने तो तुम्हें पता है कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। जो सुनने के बाद अभी फैंगजिंग बोलता है कि क्या मुझे भी देना पड़ेगा, जिसमें फैंगयुआन फैंगजिंग को बोलता है ओ मेरे यंगेस्ट ब्रदर, तुम्हें देने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद फैंगजिंग तो अभी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बाकी लोग भी बोल रहे होते हैं कि हमारे पास भी ऐसा भाई होना चाहिए। पर तभी फैंगयुआन फैंगजिंग को बोलता है कि अगर तुमने मुझे स्पिरिचुअल स्टोन नहीं दिया तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा हालत भी इनके तरह ही होगा। जो सुनने के बाद फैंगजिंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद फैंगयुआन उसके सामने अपना हाथ को लेके जाता है और उसे बोलता है मुझे मेरी बात को रिपीट करने के लिए मजबूर मत कर। और ये सब देखने के बाद बाकी बंदे भी बोल रहे होते हैं कि इसने अपने भाई को भी नहीं छोड़ा, कितना ज्यादा मूंस्टर है ये। और फैंगजिंग अभी अपने बंदों को बोलता है कि हम लोग इससे लड़के भी नहीं जीतने वाले, इसीलिए सारे के सारे लोग इसे एक एक स्पिरिचुअल स्टोन दे दो। और फैंगयुआन को स्पिरिचुअल स्टोन देने के बाद वो लोग वहां से जा रहे होते हैं, पर तभी फैंगयुआन उनको बोलता है रुको। जो देखने के बाद फैंगजिंग अभी उसे बोलता है कि क्या तुम अभी अपने वर्ड से वापस जा रहे हो। और फैंगयुआन अभी अपने भाई को बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल स्टोन को तुम्हारा बॉडी को सर्च करके ले जाऊंगा। और सुनने के बाद अभी तीनों के तीनों बंदे कुछ भी नहीं बोल रहे होते। उसके बाद थोड़ा सा टाइम स्किप होता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है उस होटल के ऊपर, जहाँ पर वो होटल का एम्प्लॉय फैंगयुआन को बोल रहा होता है जैसे कि आपने 20 जार अब ग्रीन बैम्बू मंगाए थे ना, देखिए वो यहाँ पर आ चुके हैं। पर फैंगयुआन उस लिस्ट को देखने से मना कर देता है और उसे बोलता है कि कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे क्लास में बस 57 लोग ही है और उनमें से 56 लोगों ने सरेंडर कर दिया है। और मेरे रिवार्ड को अगर मैं जोड़ू तो मेरे पास अभी करेंटली 79 स्पिरिचुअल स्टोन है, पर मैंने उनमें से आधों को इस वाइन को खरीदने में लगा दिया है। और ये आधे स्पिरिचुअल स्टोन भी ज्यादा दिनों तक नहीं बचने वाले और फ्यूचर में मुझे इनसे भी ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत होगा और मुझे शायद अपने क्लास के दोस्तों से हमेशा मार के उनसे एक एक स्पिरिचुअल स्टोन लेना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है उसी अंकल और आंट के ऊपर, जहाँ पर फैंगजिंग अभी उनको सारी की सारी बातें बता देता है। जो सुनने के बाद उसका अंकल बोलता है कि क्या वो फैंगयुआन वो कितना ज्यादा हॉटलेस है, उसने अपने ब्रदर को भी नहीं छोड़ा। और ये बोलने के बाद हमारा फिर से सीन शिफ्ट होता है इस बंदे के ऊपर जिसको फैंगयुआन ने मारा था, और ये बंदा भी अपने ग्रैंडपा को सब कुछ बता देता है। जो सुनने के बाद उस बंदे का ग्रैंडपा उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा इस चीज में कुछ भी मदद नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पर तुम ही हमारे क्लैन के रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल भी नहीं हो और तुम्हें उससे बदला लेने के लिए खुद ताकतवर होना पड़ेगा और इस क्लैन का इमेज को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर मैं तुम्हारी मदद कर भी दूंगा तो बाकी एल्डर की नजर में तुम एक बहुत ही ज्यादा वीक स्टूडेंट हो गए और इसी वजह से वो लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और तुम्हारे चीफ फैमिली को भी यहाँ से अबैंडन कर देंगे। और ये सेम चीज लागू होगा मू फैमिली के भी ऊपर, इसीलिए किसी भी फैमिली के एल्डर अपने बच्चों के इस चीज में बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे और हमारे चीफ फैमिली को एक सक्सेसर की बहुत ही
ज्यादा जरूरत है, जिसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ होना चाहिए ताकि वो हमारे क्लैन को संभाल पाए। और इसीलिए तो तुम्हारे ग्रैंडपा ने बहुत ही ज्यादा रिस्क लिया और तुम जैसे थर्ड क्लास को एक सेकंड क्लास का टैलेंट बनाया, वो भी चीटिंग करके। तो तुम अभी मेरी बात समझ रहे हो ना कि तुम्हें फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। जो सुनने के बाद उसका ग्रैंडसन भी अपने अभी ग्रैंडपा को बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। और ये बोलने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है फैंगजेंग के ऊपर, जहाँ पर फैंगजेंग अभी सोच रहा होता है आखिर में फैंगयुआन का क्या करूँ, उसने हम लोगों को लूटा है, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। पर शायद अभी फैंगजेंग की दूसरी पर्सनैलिटी अभी उसे बोल रही होती है कि वो तुम्हारा एक ब्लड रिलेटेड ब्रदर है और अगर तुम उसे एक्नोलेज ना भी करो तो तुम्हें शायद उससे माफी मांग लेनी चाहिए, वरना आखिर तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो बाकी लोग तुम्हें कैसे देखेंगे। जो सुनने के बाद फैंगजेंग अभी बोलता है डैम इट, आखिर मैं क्या करूँ। उसके बाद अभी 3 दिन का टाइम स्किप होता है, जहाँ पर अभी हम लोग 2 बच्चों को बातें करते हुए सुनते हैं जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि उनके बाप ने फैंगयुआन से बदला लेने के लिए मना कर दिया है बिकॉज ऑफ फैमिली रेपुटेशन ऑफ कोर्स। और ये बोलने के बाद अभी हम लोग इस बंदे को देखते हैं कि हाँ वही नारुतो से माइट गाई का रिपॉक, जो कि अभी वो स्टूडेंट जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनको बोल रहा होता है कि तुम लोगों को फाइनली अभी अपना फिस्ट और फीट का इंपॉर्टेंस पता चल गया है, तुम लोगों का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। और वो टीचर अभी फैंगयुआन को देखते हुए बोल रहा होता है पर अभी यहाँ पर कोई ऐसे भी बंदे हैं जो कि ऐसे ही लेजी हो रहे हैं। पर तभी वो क्लैन का लीडर वहां पर आता है जो कि उस बंदे को बोलता है एग्जैक्टली उसी लेजी पर्सन की वजह से यहाँ पर इतने सारे लोग ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। और ये सुनने के बाद उस बंदे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्लैन लीडर बोलना क्या चाहते हैं। उसके बाद फिर से 4 दिन का टाइम स्किप होता है, जहाँ पर अभी हम लोग बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जो कि फैंगयुआन को बोल रहे होते हैं कि एक बार तो ठीक है तुमने हमें लूट लिया पर फिर से तुम लोग हमें लूटने के लिए आए हो और इस बार हम लोग तुझसे बिल्कुल भी नहीं हारने वाले। और फैंगयुआन तो अभी भी उन्हें बोल रहा होता है कि एक बंदे का एक स्पिरिचुअल स्टोन, वरना तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। पर इस बार उन बच्चों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होता है, उन लोगों ने अभी एक सीनियर को लेके आए होते हैं फैंगयुआन से भिड़ाने के लिए। और वो सीनियर अभी फैंगयुआन को बोल रहा होता है फैंगयुआन तुम सारे के सारे लोगों को लुक डाउन करते हो, इसलिए मैं पहले तुम्हें चैलेंज करता हूँ। जो देखने के बाद उसके जूनियर तो अभी बहुत ही ज्यादा हाइप अप हो चुके होते हैं, पर फैंगयुआन अभी भी उसे बोल रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। पर वो बंदा तभी फैंगयुआन के ऊपर गोमू गोमू नो गैटलिंग चला देता है, पर फैंगयुआन उसके सारे अटैक से बचता है और अगले पैनल में उसके अटैक से बच के उसके वाइटल पॉइंट में मारता है, जिसकी वजह से वो बंदा बेहोश हो जाता है। पर तभी वहां पर वही बंदा आता है जिसके ग्रैंडपा ने उसका फेक रिजल्ट बनाया था और वो अभी उस सीनियर को बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही ज्यादा यूजलेस हो और आज मैं तुम्हें अपना स्पेशल मूव को दिखाने वाला हूँ। और जैसे ही वो बंदा ऐसा बोल के खत्म करता है, फैंगयुआन उसके सर पे मारता है और वो बंदा भी बेहोश हो जाता है। जो देखने के बाद फैंगजेंग भी फैंगयुआन के ऊपर अटैक करता है, पर फैंगयुआन फैंगजेंग के ऊपर थोड़ा सा पंच मारता है और बंदा बेहोश। उसके बाद ये सब देखने के बाद बहुत सारे बंदे का दिमाग घूम जाता है और बहुत सारे बंदे फैंगयुआन को बोलते हैं साले इस बंदे ने तीनों के तीनों को हरा दिया है, इसीलिए सारे के सारे बंदे एकजुट हो जाओ और इसके ऊपर अटैक करो, ये सबको एक टाइम पे बिल्कुल भी नहीं संभाल सकता। और ये बोलने के बाद सारे के सारे बंदे फैंगयुआन के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर फैंगयुआन अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा होता। और अगले पैनल में हम लोग देखते हैं कि फैंगयुआन ने सारे के सारे बंदों को हरा दिया है और फैंगयुआन अभी सारे के सारे बंदों के स्पिरिचुअल स्टोन को लेके वहां से चला जाता है। उसके बाद अभी फिर से टाइम स्किप होता है और हम लोग अभी फैंगयुआन को देखते हैं जो कि अभी खाना खा रहा होता है। पर तभी वहां पर एक बंदा आता है जो कि फैंगयुआन को बोलता है कि मैंने तुझे फाइनली ढूंढ लिया, तू ही है ना फैंगयुआन, और क्या तुझे पता है कि तू अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ चुका है। पर फैंगयुआन उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो अभी भी अपना खाना खा रहा होता है। जो देखने के बाद वो बंदा अभी फैंगयुआन को बोलता है तू साले हरामखोर, तू अभी भी खाने के मूड में है। और ये बोलते हुए वो बंदा फैंगयुआन के टेबल को फेंक देता है। जो देखने के बाद अभी उस होटल का एम्प्लॉय तो उसे रोकने वाला होता है, पर उस होटल का दूसरा एम्प्लॉय उसे रोक देता है और वो बंदा अभी फैंगयुआन को बोल रहा होता है कि तू साले ने हमारे मास्टर मोबाइल को इंजोर कर दिया है और अभी उसकी माँ चाहती है कि वो तुझसे बदला ले, इसलिए तू अभी मरने वाला है। तो जिसको भी समझ नहीं आया, मास्टर मोबाइल जो कि वो सीनियर था जो मैंने तुम्हें बोला था, जिसका सेकंड क्लास का टैलेंट आया था शायद फर्स्ट पार्ट में, पर उसको थोड़ी देर पहले फैंगयुआन ने कूटा ना, तो अभी उसकी माँ चाहती है कि उसका जो सर्वेंट है, ये जो हत्ता कट्टा जो कि आया है अभी फैंगयुआन को मारने के लिए, वो फैंगयुआन को मार के हिसाब बराबर कर दे। इसलिए वो बंदा अभी फैंगयुआन को ढूंढते ढूंढते उसके होटल में आ चुका है। तो अभी ये दोनों भिड़े, उससे पहले हम लोग फ्यू आवर्स पहले आते हैं, जहाँ पर अभी कुछ लड़कियां एक लड़की को देख के बोल रही होते हैं कि फर्स्ट मिस वापस आ चुकी है और इसका नाम होता है ग्यू मोएन और हम लोग इसको सिर्फ मोएन बोल के बुलाने वाले हैं। और मोएन अभी अपने सर्वेंट को बोल रही होती है कि हाँ मैं वापस आ चुकी हूँ और आखिर मेरी फैमिली में कैसा चल रहा है। जो सुनने के बाद सर्वेंट अभी मोएन को बोलते हैं मास्टर तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, पर योंग मास्टर मोबे। जो सुनने के बाद मोएन बोलती है कि क्या मोबे के साथ क्या हुआ, जिसमें वो लड़कियां बोलती है कि हमने सुना है कि उसको किसी ने आज स्कूल में बुली किया है। और ये बोलने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है मोबे के ऊपर, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, इसीलिए अभी वो बहुत ही जोर से ट्रेनिंग कर रहा होता है। पर तभी वहां पर उसकी बड़ी बहन आ जाती है जो कि उसे बोलती है कि तुझे आखिर किससे बदला लेना
लेना है, तेरी बहन अभी भी तेरे साथ है। जो देखने के बाद मोबे बोलता है कि सिस्टर तुम वापस आ गई, जिसमें वो मोबे को बोलती है कि हाँ मैं वापस आ गई और हम लोग इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे और आखिर तेरे फेस के साथ क्या हुआ है। पर मोबे अभी भी अपनी बहन को नहीं बोल रहा होता कि फैंगयुआन ने उसे कूटा है। वो बोलता है कि वो बस कहीं से गिर गया था। पर मोबे तभी उस ट्रेनिंग करने की जगह में फैंगयुआन की तस्वीर को देख लेती है और बोलती है अच्छा तो यही बंदा है फैंगयुआन। और वो अभी अपने भाई को बोल रही होती है कि अच्छा तो अगर ऐसी बात है तो अगली बार से थोड़ा सा ध्यान देना और मुझे थोड़ा सा काम याद आ गया है, मैं उस काम को आज रात ही खत्म कर दूंगी। और उसकी बहन अभी फैंगयुआन को ही बोल रही है कि वो उसको खत्म कर देगी। और एक बात मैंने शायद थोड़ी देर पहले बोला कि उसकी माँ ने बोला है, पर नहीं, उसकी माँ ने नहीं बोला था, उसकी सिस्टर ने बोला था, सॉरी। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है मोएन के फादर के ऊपर, जो कि अभी उसे बोल रहा होता है तो तुम वापस आ गई तो तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन कैसा गया। जिसमें मोएन अभी अपने ग्रैंडफादर को बोल रही होती है कि आखिर आपको कैसे पता चला कि ये मैं हूँ। जिसमें उसका ग्रैंडफादर बोलता है कि आखिर यहाँ पर ऐसा कौन है जो कि रूल्स को सीधा मना करके यहाँ पर अंदर आ जाता है। जो सुनने के बाद वो बोलती है कि आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है। और हाँ, एक और बात, आखिर मेरे भाई के साथ क्या हुआ है। मैंने उसे पूछने की कोशिश किया पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। पर उसका ग्रैंडफादर मोएन को बोलता है कि सबसे पहले मेरे पिछले क्वेश्चन का आंसर दे। जिसमें मोएन बोलती है कि हाँ मैं आपको बताती हूँ, अभी उल्फ इतना ज्यादा नहीं है और अभी हम लोग जितना उसका ब्रीडिंग रेट को देख सकते हैं उससे हमें इस ईयर तो उल्फ से कोई भी खतरा नहीं है। पर अगर वो लोग इसी रेट से ब्रीडिंग करते रहे तो नेक्स्ट ईयर हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरा आ सकता है। जो सुनने के बाद उसका ग्रैंडफादर बोलता है कि जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, और एक 3 सालों में सिर्फ एक ही उल्फ टाइड पैदा होता है, पर नेक्स्ट ईयर बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने वहाँ पर कितने सारे थंडर क्राउन उल्फ्स को देखा था। जो सुनने के बाद मोएन अभी अपने ग्रैंडफादर को बोलते हैं शायद मैंने 3 को देखा था। और एक बात समझो, जो नॉर्मल उल्फ होते हैं ना, इनसे ये थंडर क्राउन उल्फ बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर, इतने ताकतवर कि वो लोग गू मास्टर को भी मार सकते हैं। उसके बाद उसका ग्रैंडफादर मोएन को और बोलता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो ये इतना ज्यादा डरने की बात नहीं है, हम लोग उनको पहले ही मार देंगे। गियू बाय फैमिली या सॉन्ग फैमिली में से कोई ना कोई तो जाके उनको हैंडल कर ही लेगा। पर अभी मोएन अपने ग्रैंडफादर को पूछती है कि आखिर मोबे के साथ क्या हुआ है। पर उसका ग्रैंडफादर अभी मोएन को बोलता है कि एक आदमी प्यार के बिना रह सकता है, फैमिली के बिना भी रह सकता है, पर वो एक राइवल के बिना कभी भी नहीं रह सकता। इसलिए इस अपोनेंट को मोबे के लिए ही छोड़ दो और मुझे अपना रीडिंग को कंप्लीट करना है, इसलिए तुम यहाँ से वापस जा सकती हो। और ये सुनने के बाद मोएन वहाँ से चली जाती है। पर मोएन अभी सोच रही होती है कि ग्रैंडफादर मुझे माफ कर देना, ये आपका वे है अपने ग्रैंडसन को सिखाने का, और मेरे पास दूसरा रास्ता है, मुसीबत को जड़ से ही उखाड़ दो। और उसके बाद मोएन उस हट्टे कट्टे वाले बंदे को बोलती है कि जा और जाके फैंगमैन को पकड़ और मेरे पास लेके आ, मैं उसको पर्सनली हराऊंगी। जो सुनने के बाद वो बंदा भी मान जाता है। और अभी हम लोग आते हैं करेंट टाइम में, जहाँ पर वो बंदा फैंगमैन को बोल रहा होता है कि यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, यहीं पर ही बैठा रहे और जब तक हमारी मिस नहीं आ जाती तू यहाँ से नहीं जा सकता। और उस होटल के एम्प्लॉय तो अभी बोल रहे होते हैं कि क्या ये बंदा पागल हो चुका है, बिकॉज आखिर एक मोटल गू मास्टर के साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है। पर दूसरा एम्प्लॉय उस एम्प्लॉय को बोलता है तुम गू मास्टर को बहुत ही ज्यादा हाईली सोच रहे हो, ये लोग हमसे बस थोड़ा सा ही ताकतवर होते हैं और वो बंदा अभी ही गू मास्टर बना है, इसलिए वो सिर्फ अभी रैंक 1 का एक बिगिनर स्टेज में है। इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ उसको हराना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। और अगर हम लोग गाओ वान के बारे में बात करें तो वो मो फैमिली का एक सर्वेंट है और वो अभी फैंगमैन से इसीलिए इतना ज्यादा चोड़ में बात कर रहा है बिकॉज उसको पता है कि उसके पीछे बहुत ही ज्यादा बड़ी फैमिली का बैकअप है, अदरवाइज वो फैंगमैन से इतनी बैडली बिल्कुल भी बात नहीं करता। पर अभी हम लोग आखिर क्या करें, बिकॉज फैंगमैन बहुत ही ज्यादा ट्रबल में आ चुका है। उसके बाद वो बंदा तो अभी बहुत ही ज्यादा सस्पेंस बना रहा होता है कि थोड़ी देर के लिए बस तू रुक जा, जब वो यहाँ पर आएगी ना तब तो इतना ज्यादा काम बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। उसके बाद तभी मोइन वहां पर आ जाती है और वो अपने सर्वेंट को बोलती है कि क्या तूने फैंगमैन को ढूंढ लिया। जिसमें उसका सर्वेंट पहले तो उसे ग्रीट करता है और फैंगमैन भी अभी उसके बेल्ट को देख लेता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद मोइन अभी फैंगमैन को बोल रही होती है तो तू है फैंगयुआन और तुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि तू बहुत ही अच्छे से खा रहा है, और मैं अभी सोच रही हूँ कि क्या तू पहली बार खाना खा रहा है, बिकॉज तेरी जैसी हरकत है उसको देख के तो ऐसा ही लगता है कि तू अभी अपने लाइफ में पहली बार खाना खा रहा है। पर फैंगयुआन अभी मोइन को बोलता है कि तुझे आखिर किसने बोला कि मैं फैंगयुआन हूँ। जो सुनने के बाद मोइन अभी अपने सर्वेंट की तरफ देखती है और उसका सर्वेंट तो बहुत ही ज्यादा डर गया होता है और मोइन अभी अपने मन में सोच रही होती है तो ये बंदा फैंगजेंग है, नो वंडर ये मुझे देख के भी बिल्कुल भी नहीं डरा। मैंने पहले से ही सुना था कि फैंगजेंग का एक ट्विन ब्रदर भी है और वो लोग बहुत ही ज्यादा सिमिलर दिखते हैं, और क्या ऐसा हो सकता है कि ये बंदा फैंगजेंग होने का नाटक कर रहा है। डैम इट, ये साला बेवकूफ सर्वेंट, इसने अच्छे से इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया और इसकी वजह से मैं अभी मुसीबत में पड़ चुकी हूँ। अगर ये रियल का फैंगजेंग हुआ तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। पर तभी वो सर्वेंट स्पिरिचुअल स्टोन से भरा हुआ बैग को देख लेता है और अभी वो सर्वेंट अपने मास्टर को बोल रहा होता है कि
ये बंदा प्रिटेंड कर रहा है। इसी बंदे का नाम फेंग युआन है। उसके साइड में देखो, उसके पास एक बैग है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन है। और फेंग युआन ये सब सुनने के बाद भी कुछ भी नहीं बोलता। और मोएन तो अभी फेंग युआन को बोल रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो जूनियर ब्रदर क्या तुम अपने बैग को मुझे दिखाओगे? बिकॉज अभी मोएन को अपनी सर्वेंट के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा, बिकॉज ये फेंग जेंग भी हो सकता है। इसीलिए मोएन अभी फेंग युआन को बोल रही होती है कि पहले अपना बैग दिखाओ, और अगर उसमें स्पिरिचुअल स्टोन होगा तो या यही बंदा फेंग युआन है। पर फेंग युआन मोएन को अभी बोलता है, तुम अभी मेरे लिए थिंग्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही हो। तुम्हें बस यही जानना है ना कि मैं फेंग युआन हूँ या फिर नहीं हूँ, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मेरे डॉम में लेके जाता हूँ और वहां पर तुम सब कुछ देख सकते हो। और वो लड़की तो अभी सोच रही होती है कि ये बहुत ही ज्यादा शांत है, एक 15 साल का बच्चा, वो ऐसे एक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और अगर फिर भी उसके बैग में स्पिरिचुअल स्टोन निकला तो मैं फिर भी 100% कंफर्म नहीं हूँ कि ये बंदा फेंग युआन है या फिर नहीं है। फेंगजेंग हमारे क्लैन का एक न्यू स्टार है, अगर ये सच में वही हुआ तो मैं इसको बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं कर सकती। और इसको छोड़ के अगर ये फेंग युआन हुआ तो इसको फॉलो करना इतना ज्यादा बैड डिसीजन बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये सोच के अभी वो फेंग युआन को जाने के लिए बोल देती है। और जाते जाते वो लड़की अभी अपने सर्वेंट को बोलती है कि गवर्नमेंट तुम मुझे फॉलो करो और बाकी लोगों को यहीं पर रुकने के लिए बोलो। और ये बोलने के बाद वो लोग थोड़ा सा चलते हैं और फेंग युआन उन्हें अपने डोम में लेके आ जाता है। उसके बाद फेंग युआन अपने डोम का दरवाजा खोलता है और उसके अंदर जाता है। और वो लड़की तो ये सब देखने के बाद अभी फेंग युआन को बोल रही होती है कि जूनियर ब्रदर, आखिर इन सारी की सारी चीजों का मतलब क्या है? यहाँ पर कोई भी नहीं है। जिसमें फेंग युआन अभी उस लड़की को बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर नहीं देख रही? जो सुनने के बाद वो लड़की अभी उसे बोलती है कि मैं जिसको ढूंढ रही हूँ उसका नाम है ग्यू फेंग युआन। और फेंग युआन अभी उस लड़की को बोलता है कि मुझे तो ये बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें बोला हो कि मैं फेंग युआन नहीं हूँ। और ये सुनने के बाद उस लड़की को अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो लड़की अभी फेंग युआन के ऊपर अटैक करने वाली होती है। पर तभी फेंग युआन उसे बोलता है, मोएन तुम्हें भी शायद इस बात के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होगा, हमारे एकेडमी के रूल्स बोलते हैं जब स्टूडेंट अपने डोम में होते हैं तो उनके ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर सकता, और उस डोम के बंदे को छोड़ के उस डोम के अंदर कोई भी नहीं आ सकता। और मैं 100% श्योर हूँ कि तुम्हें भी इस रूल के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है। और अभी ये सब सुनने के बाद मोइन सोच रही होती है कि डैम इट, अगर सिर्फ मैं ही इस रूल को ब्रेक कर देती तो बिल्कुल ठीक था, पर मेरी गलती की वजह से मेरी फैमिली भी इसमें आ सकती है। और ये सोचते हुए अभी मोइन फेंग युआन के ऊपर अटैक नहीं कर रही होती। जो देखने के बाद अभी फेंग युआन मोइन को बोलता है, और एक बात और, मैंने तुझसे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोला है, मैंने तुझे बोला था कि मैं तुझे फेंग युआन को ढूंढने में मदद करूंगा और मैंने तेरी मदद किया भी। और अगर तुम्हें और कुछ बोलना है तो तुम अभी ही मुझे बोल सकती हो। और मोएन तो अभी हंसते हुए बोल रही होती है कि फेंग युआन तुम्हें हमारे क्लैन के रूल्स के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है, पर तुम हमेशा तो उस डोम के अंदर नहीं रहने वाले हो ना, मैं यहीं पर ही रुकूंगी और देखूंगी कि तुम आखिर कब तक बाहर नहीं आते। जो सुनने के बाद फेंग युआन भी अभी मोएन को बोलता है, अच्छा ऐसी बात है तो वहीं पर ही रुकी रहो जब तक मैं बाहर नहीं आता, वैसे भी अभी रात हो चुकी है और मुझे सोना है, पर तुम्हारे बारे में क्या, तुम आखिर कहाँ पर सोने वाली हो? और तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं कल क्लास में नहीं दिखा तो क्या एल्डर यहाँ पर पर्सनली नहीं आने वाले मुझे देखने के लिए? और अगर मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम अभी मेरे साथ क्या कर रही हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा? और ये सुनने के बाद अभी मोइन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अभी फेंग युआन को बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास इतना ज्यादा गट्स नहीं है कि मैं तुम्हें अभी ही नहीं मार सकती? जो सुनने के बाद फेंग युआन अभी अपना दरवाजा को खोल देता है और उसे बोलता है, तो मार के दिखा, अगर तेरे पास हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। और ये सुनने के बाद मोएन को अभी ऐसा लग रहा होता है कि फेंग युआन उससे बहुत ही ज्यादा दूर है, अगर वो उसे पकड़ने की कोशिश भी करे तो फेंग युआन उससे बहुत ही ज्यादा दूर है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो लोग माउंटेन क्लिफ के सामने खड़े हैं। उसके बाद मोएन फेंग युआन को बहुत ही ज्यादा सुनाती है कि तू बहुत ही ज्यादा डरपोक है, अगर तेरे पास दूसरों का स्पिरिचुअल स्टोन को चुराने का हिम्मत है तो तेरे पास बाहर आने का भी हिम्मत होना चाहिए, आखिर तू कब तक वहाँ पर छुप के रहने वाला है? मुझे पता है कि तू बस प्रिटेंड कर रहा है, अगर तू एक रियल मैन है तो बाहर आ और अपने एक्शंस का रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा, और ऐसा एक्टिंग बिल्कुल भी मत कर कि तुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। पर फेंग युआन तो ये सब सुनने के बाद भी कुछ भी नहीं बोलता। फेंग युआन तू मुझे अभी तो अवॉइड कर रहा है, पर तू मुझे हमेशा अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, और गावन तुम यहीं पर ही रुको और इसको गार्ड करो और इसको यहाँ से भागने मत देना, और मैं अभी अपने घर में सोने के लिए जा रही हूँ। और गावन तो अभी ये सब सुनने के बाद बोल रहा होता है कि तुम तो सो जाओगी, पर आखिर मेरे बारे में क्या, मैं कहाँ पर सोऊंगा? उसके बाद थोड़ा सा और टाइम स्किप होता है और आधा रात हो जाता है और अभी हम लोग फेंग युआन को देखते हैं जो कि अभी सोच रहा होता है कि लिक्विरोम से जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये मेरे बिगिनर स्टेज प्राइमल एसेंस को मिडिल स्टेज में बदल रहा है, अगर इसी वजह से मैं ग्रो होता रहा तो ये मेरी सारे की सारी लैक ऑफ टैलेंट को हटा देगा। हमारे एकेडमी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अभी अपने बिगिनर स्टेज के प्रीमियल एसेंस को यूज कर रहे होंगे, बट मैं अभी यहाँ पर मिडिल स्टेज में पहुंच चुका हूँ, मेरी कल्टीवेशन उन लोगों से तो 2 टाइम्स मोर इफेक्टिव है, और
इस टाइम पे मैं इस मिडल स्टेज प्रीमियल एसेंस का यूज करूंगा मेरे मून ब्लेड की पावर को और बढ़ाने के लिए और इसे और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव करने के लिए। अभी के लिए तो ये मून ब्लेड ही है जिसके ऊपर मैं रिलाय हो सकता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मेहनत करने के बाद फेंगयुआन अभी मिडल स्टेज में पहुंच जाता है और फेंगयुआन अभी बोलता है मैंने फाइनली अपने बिगिनर स्टेज को मिडल स्टेज में बदल दिया और अभी थोड़ा सा टाइम है बिजनेस को सेटल करने का। यानी कि वो सर्वेंट जिसको मोएन ने छोड़ के गई थी फेंगयुआन के लिए उसका अभी फील्डिंग सेट होने वाला है। उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं कि वो सर्वेंट तो बहुत ही मजे से सो रहा होता है पर तभी वो कुछ आवाज सुन के जग जाता है और जैसे ही वो फेंगयुआन को देखता है वो उसे बोलता है कि साले जल्दी से तू बाहर आ, तू जैसे ही बाहर आएगा तभी मैं तुझे काट दूंगा। तूने हमारे मास्टर मोवे को हाथ कैसे लगाया और तू बस बाहर आ जा, उसके बाद देखना कि हमारे मिस तेरी क्या हालत करेंगी। और फेंगयुआन तो अभी यही सोच रहा होता है कि शायद मोएन यहाँ से चली गई है पर वो सर्वेंट अभी भी फेंगयुआन के ऊपर चिल्ला रहा होता है क्या तू मुझे सुन भी रहा है, तेरे पास एक घर है और वहाँ पर एक बेड भी है, इसीलिए जब तक मैं तेरे लिए यहाँ पर बाहर वेट कर रहा हूँ जाके अंदर सो जा। और क्या तुझे सच में लगता है कि मैं तुझे पीटने के लिए अंदर नहीं आ सकता? पर फेंगयुआन उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता और फेंगयुआन अभी सोच रहा होता है एक थर्ड क्लास के टैलेंट के पास बहुत ही ज्यादा लिमिटेशन होती है। मैंने अभी तक 3 स्पिरिचुअल स्टोन एक ही रात में खत्म कर दिए हैं। ऑल्दो मेरे पास बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन अभी भी बचे हुए हैं पर वो बहुत दिनों के लिए काम नहीं करने वाला। हाँ, इसके बारे में तुम भूल जाओ बिकॉज तुम्हें अगर किसी चीज को पाना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ेगा और जिस रेट में मेरी अभी कल्टीवेशन बढ़ रही है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और शायद अभी वो टाइम आ चुका है जहाँ पर मैं इस चीज को खत्म कर दूं। और ये बोलते हुए फेंगयुआन अभी अपने घर से बाहर आ जाता है जो देखने के बाद वो बंदा अभी अपने हाथ चटकाते हुए बोलता है कि मैंने तेरी वजह से बहुत ही ज्यादा सफर किया और क्या तुझे पता भी है कि मैं तेरे लिए कब से यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। पर फेंगयुआन कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद तभी फेंगयुआन उसके वाइटल पॉइंट के ऊपर अटैक करने वाला होता है पर वो बीच में अपने हाथ को लेके खुद को बचा लेता है। उसके बाद वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता है और वो फेंगयुआन के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक करता है। उसके बाद वो बंदा फेंगयुआन के ऊपर अटैक करता है पर फेंगयुआन उसके ऊपर अटैक करते हुए थोड़ा थोड़ा करके पीछे जा रहा होता है। उसके बाद वो बंदा फेंगयुआन के ऊपर अटैक करता है पर फेंगयुआन साइड में जाके उसको डॉच कर लेता है और उस बंदे को भी फेंगयुआन से लड़ते हुए अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है और वो बंदा अभी सोच रहा होता है इसको पता है कि ये मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ में नहीं हरा सकता इसलिए ये अपने एवरी अटैक में मेरे वाइटल ऑर्गन के ऊपर अटैक कर रहा है पर मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मार सकता बिकॉज अगर मैं इसे मार दूंगा तो ग्यू क्लैन वाले मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। बट नो मैटर ये कितना भी ज्यादा ताकतवर हो पर है तो एक बच्चा ही और एक बच्चा आखिर मुझसे कैसे ताकतवर हो सकता है। एज लॉन्ग एज मैं इस बच्चे को अगर कैप्चर कर लूंगा तो मेरी जॉब यहीं पर ही खत्म हो जाएगी और जब वो टाइम आएगा तब मैं अपना रिवार्ड लूंगा और वहां से चलता बनूंगा। और जैसे ही वो बंदा ये सब बोलता है तभी फेंगन उसके सामने आ जाता है और उसके आंखों के ऊपर अटैक करता है पर वो सर्वेंट अपने हाथों को बीच में लेके फेंगयुआन के अटैक को रोक देता है। उसके बाद वो बंदा फेंगयुआन के ऊपर एक पंच मारता है और फेंगयुआन को दूर भेज देता है और रोशन करके फेंगयुआन के ऊपर फिर से पंच मारने की कोशिश करता है। उसके बाद फेंगयुआन उसके अटैक से बचता है और अभी अपने हाथों में मूनलाइट गू को कंडेंस करता है पर फेंगयुआन अभी सोच रहा होता है कि मुझे मूनलाइट गू को कंट्रोल करना पड़ेगा और मुझे उसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा मेरे मिडिल स्टेज प्रीमियल गू को छुपा के। अदरवाइज अगर लोगों को पता चल गया कि मेरे पास लिक्विड वॉर्म है तो मैं अपना वीक पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी नहीं छुपा पाऊंगा। और फेंगयुआन को ऐसे पीछे जाते हुए देख के वो सर्वेंट अभी फेंगयुआन को बोल रहा होता है तू फिर से अभी अपने डोम के अंदर जाने वाला है, तुझे पता है ना कि ये रूल्स के खिलाफ है। पर फेंगयुआन अभी अपने हाथों में मूनलाइट गू को कंडेंस करता है और उसे बोलता है तो क्या अगर मैं रूल्स को वायलेट कर रहा हूँ। और ये बोल के फेंगयुआन उस सर्वेंट के ऊपर अपने मूनलाइट गू से अटैक कर देता है जो खाते हुए अभी वो सर्वेंट सोच रहा होता है एक ए रैंक का गू मास्टर का मून ब्लेड, इससे ज्यादा मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा जब तक ये मेरे वाइटल पॉइंट के ऊपर अटैक नहीं करता। और ये सोच के जब वो अपनी आंखों को खोलता है वो देखता है कि फेंगयुआन उसके साइड में आ चुका है और फेंगयुआन तभी उसके उसी जगह पे अटैक करता है जहां पर पहले उसको अटैक लगा था। जो देखने के बाद वो सर्वेंट अभी फेंगयुआन को पकड़ने की कोशिश करता है पर फेंगयुआन फिर से उससे बच जाता है और फेंगयुआन ये सब देखने के बाद अभी सोचता है जैसे मुझे लगा था मैं अभी भी बहुत ही ज्यादा वीक हूँ और अभी जैसी मेरी हालत है इसको देख के ऐसा लगता है कि मुझे मेरे मिडिल स्टेज प्रीमियर क्यू का यूज करना ही पड़ेगा। और ये बोल के फेंगयुआन अभी अपने फुल पावर में मून ब्लेड को फेंक देता है और उस बंदे को तो अभी ऐसा लग रहा होता है कि पिछले बार इसके मूनलाइट गू ने कुछ भी नहीं कर पाया था और इस बार भी उसका मूनलाइट गू कुछ भी नहीं कर पाएगा। पर तभी वो बंदा देखता है कि उसके इस अटैक से उस बंदे के हाथों में बहुत ही गहरा कट लग चुका है जो देखने के बाद वो सर्वेंट वहां से भागने की कोशिश करता है पर फेंगयुआन उसे बोलता है क्या तू यहाँ से भाग रहा है और क्या तुझे सच में लगता है कि तुम उससे भाग पाएगा। और वो सर्वेंट तो अभी भागते हुए मदद मांग रहा होता है और उसकी आवाज को अभी 2 गार्ड सुन भी लेते हैं जो सुनने के बाद एक बंदा अभी अपने दोस्त को बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बंदा हमें मदद करने के लिए बुला रहा है। पर उसका दोस्त अभी अपने पार्टनर को बोलता है कि नहीं वो बस मिस मोहन का एक सर्वेंट है और उन्होंने
ने उसे वहां पर रहने के लिए बोला था, इसलिए तू इतना ज्यादा टेंशन मत ले। और दूसरी तरफ फैंग युआन ने उस सर्वेंट को बहुत ही बुरी तरीके से कट मारा होता है और उस सर्वेंट को तो अभी लग रहा होता है कि फैंग युआन बहुत ही ज्यादा यंग है, तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मारेगा, बिकॉज फैंग युआन एक बच्चा है और उसने अभी तक किसी को भी नहीं मारा है। और फैंग युआन तो अभी ये सब देखने के बाद उसे बोलता है कि तुझे जितना चिल्लाना है चिल्ला, तुझे यहाँ पर बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। और ये बोल के फैंग युआन उस बंदे के गले के ऊपर अटैक करता है, जिससे उस बंदे को पहले तो कुछ भी नहीं होता, पर अगले ही पैनल में हम लोग देखते हैं कि फैंग युआन ने उसकी तरफ दूसरे मूनलाइट ब्लेड को भी भेज दिया है, जो देख के वो बंदा अभी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और अगले ही पैनल में हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे का गर्दन कट चुका है और वो दो गार्ड अभी ये सब देखने के बाद बोल रहे होते हैं कि फैंग युआन ने किसी को मार दिया है। पर फैंग युआन उन दो में से एक गार्ड को बोलता है कि मुझे तेरी तलवार दे, जिसमें वो गार्ड भी उसे अपना तलवार को दे देता है। और फैंग युआन उस तलवार को पाने के बाद अभी सोच रहा होता है, इन लोगों ने मेरे मिडिल स्टेज प्रीमियर क्यू को देख लिया है और अगर इन लोगों ने बाहर किसी को बता दिया कि मेरे पास लिक्वियर वोम है, तो इस क्लैन का लीडर और एल्डर मुझे फ्लावर वाइन मोंग से बिल्कुल भी जोड़ सकते हैं। और ऊपर से इन गार्ड ने मुझे मूनलाइट ब्लेड का यूज करके इसे मारते हुए भी देख चुके हैं, तो झूठ बोलना तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल हो गया। और अगर यहाँ पर कोई भी विटनेस जिंदा नहीं रहा तो मेरे सीक्रेट को कोई भी एक्सपोज नहीं कर पाएगा। और ये बोलते हुए फैंग युआन अभी चाइनीज में कुछ बोलता है और उस तलवार को बाहर निकालता है। पर तभी वहां पर बहुत ही ज्यादा गार्ड आ जाते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं कि क्या फैंग युआन ने किसी को मार दिया, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और अभी बहुत सारे लोग आने की वजह से फैंग युआन अभी सोचता है, मेरी प्रीमियर गू इतना ज्यादा बचा हुआ नहीं है, इसलिए मैं इन सारे के सारे लोगों को एक साथ नहीं मार पाऊंगा और इसीलिए शायद तुम्हें थोड़ा सा और सफर करना पड़ेगा। और ये बोलने के बाद हमारा ये पार्ट यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो अभी फैंग युआन उस सर्वेंट के साथ क्या करने वाला है और जो मोएन है उसका ये देखने के बाद क्या रिएक्शन होगा, ये तो तुम्हें अगले पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए तुम लोग मेरा इन दो में से कोई भी वीडियो जाके देख सकते हो। मैं तुम लोगों से वहीं पर मिलूंगा एंड एज ऑलवेज गुड बाय।